हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के महत्व के बारे में आपको तो पता ही होगा, इसलिए अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो इसे एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पर एक बार ज़रूर देख कर जाएंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा लिखा गया है, उस बुक से हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहले बताया गया है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है, यानी विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अंगूर के उत्पादन से। और आगे देखेंगे, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्धावस्था, या इसको बोल सकते हैं आयु वृद्धि के प्रभाव का भी, है ना। वर्मी कल्चर में कौन से कीट का अध्ययन किया जाता है? तो केचुआ। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केचुआ से। आगे देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत किस का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी कहते हैं हम लोग मृदा के अध्ययन को, यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पेडोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा एंटेमोलॉजी। क्या कहलाएगा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन? तो एंटेमोलॉजी। आगे देखेंगे, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको जनांकिकी। क्या कहेंगे? जनांकिकी। और अंग्रेजी में कहेंगे इसको डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं हम लोग एथनोलॉजी। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। और सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये सब्जी का अध्ययन कहलाता है क्या? ओलेरी कल्चर। क्या कहलाता है सब्जी का अध्ययन? तो ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। आगे देखेंगे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का, इसे याद रखेंगे, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसे देख लेंगे एक बार, जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक कौन कौन है। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? जंतु विज्ञान का जनक हो जाएंगे अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? यह है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है एडवर्ड जेनर। और वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? यह है विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के जनक किसको कहते हैं? तो ह्यूगो डी ब्रिज को। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और रुधिर वर्ग का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को।
अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है बीरबल साहनी को। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो पॉल बर्ग को। और शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? ये हैं एफी फ्रिट्ज। और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा। और औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। कौन है औषधि विज्ञान के जनक? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और जीन चिकित्सा के जनक कौन है? तो एंडरसन। इसे आप लोग देख लीजिएगा, एक याद कर लीजिएगा, ये सब मेमोरी वाली चीज़ ही है, याद करने वाली चीज़। और जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता था? तो अरस्तु को। यह कौन सी वनस्पति विज्ञान के कौन सी शाखा में आता है? तो घास विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन करेंगे और उसका पालन। एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो एल्गोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं शैवाल का। एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत। और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथोलॉजी में। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवाणु विज्ञान कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ब्रोयोलॉजी। और पादपों में रोगजन्य गांठों पादपों कैंसर का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? तो केसिडोलॉजी कहलाएगा ये। आगे देखेंगे वृक्षों की आयु का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाएगा डेंड्रोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी और वृक्षों का अध्ययन और झाड़ियों का अध्ययन कहलाएगा डेंड्रोलॉजी। और पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन ये कहलाएगा इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? तो इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन ये कहलाता है इथनोबॉटनी। और वनों का अध्ययन कहलाता है फॉरेस्ट्री। वनों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फॉरेस्ट्री। आगे देखेंगे अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। और कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और लाइकेंस का अध्ययन तो लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन तो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा से छोटा, इसको बोलते हैं ना माइक्रो, इसीलिए सूक्ष्मजीवों का अध्ययन हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। आगे देखते हैं कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन तो माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमेटोड्स के पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निमेटोलॉजी। नाम से संबंधित है। आगे देखिए पादप जीवाश्मों का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेलियोबोटनी। पराग कणों का अध्ययन तो पेलिनोलॉजी। पादप रोगों के उपचार का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? तो पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? तो पैरासिटोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? तो ये कहेंगे फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है फिजियोलॉजी। और टेरिडोफाइट्स का अध्ययन तो टेरिडोलॉजी। पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन ये कहलाता है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस मतलब अंतरिक्ष ही होगा, तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन ये क्या कहलाया? तो स्पेस बायोलॉजी। और बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो स्पर्मोलॉजी कहेंगे। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हीलियोथेरेपी। और हाइड्रोपोनिक्स किसे कहेंगे? तो हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत है जो मृदा की बागवानी की जाती है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। अब आगे देखेंगे
जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसके एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? तो मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। और इकोलॉजी के अंतर्गत तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। और एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगर एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? जो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। और जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या होता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और हीमोटोलॉजी इसके अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों, जो भी रक्त संबंधित रोग का अध्ययन किया जाता है, वो हीमोटोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी एक क्या है? तो ये उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। मैमेलोलॉजी, इसमें स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों को मैमेलियन भी बोला जाता है, इसलिए इसे मैमेलोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ये क्या हुआ? तो माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन ये क्या हुआ? तो न्यूरोलॉजी। न्यूरो यानी न्यूरो बराबर तंत्रिका हुआ ना, तो न्यूरो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन तो ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या हुआ? तो ऑर्निथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो रेडियोलॉजी। और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं उसके वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जरा विज्ञान, जेरोंटोलॉजी। आगे देखेंगे, ये चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास से संबंधित। इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एनसीईआरटी से जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस पुस्तक में लिखे गए हैं। इसलिए अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो एक बार रिवीजन के तौर पर इसे सरसरी निगाहें के तौर पर देख के जरूर जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो इसको देखने पे वो याद आ जाएगा एक बार। जीव विकास के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो ये क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जीव विकास को परिभाषित सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य की अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो ये माना है क्रो-मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उद्गम लगभग कब हुई थी? तो वर्तमान जो प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पूर्व से ही माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था विकासवाद का सिद्धांत? तो चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो उद विकास का प्रमुख कारक है प्राकृतिक वरण। क्या है उद विकास का मुख्य कारक? तो प्राकृतिक वरण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक किए थे ह्यूगो डी ब्रिज। उद विकास यानी म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी कौन है? तो आर्कियोप्टेरिक्स, जो सरीसृप एवं पक्षी के वर्ग के मध्य की कड़ी है। यह भी पूछा जा सकता है कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कौन है? तो आर्कियोप्टेरिक्स। और जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी कौन है? तो भी आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? किस जीव का मैमथ पूर्वज नाम है? तो हाथी।
हाथी के पूर्वज का नाम मैमथ। और पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल जीव की उत्पत्ति हुई थी। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है किंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो स्टारफिश के अंतर्गत नर्वस सिस्टम है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे। डायनासोर किस वर्ग में आते थे? तो सरीसृप वर्ग में, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि डायनासोर का उत्पत्ति किस युग में हुआ था? तो मेसोजोइक युग में हुआ था। और डायनासोर किस वर्ग में आते हैं? तो रेप्टेलियन वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं डायनासोर? रेप्टेलियन वर्ग में। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली का आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्रोमैटोफोर्स। नील हरित शैवाल जो है जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाया जाता, प्लास्टिड है जो नहीं पाया जाता है, बल्कि लोमली का आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो लोमली के आकार का क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जो भी अनावृत बीजी एवं टेरोडोफाइट्स पौधे हैं उसमें जो है जाइलम पाया ही नहीं जाता। अगर देखिए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये व्हिटकर ने। किसने प्रस्तुत किए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्रस्तुत किए थे व्हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो जंपिंग जीन की खोज सर्वप्रथम मैकक्लीटॉन्क ने किए थे। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए तथा आरएनए में दोनों में पाए जाते हैं। एक और होता है यूरेसिल जो नहीं पाया जाता है दोनों में। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? देखिए चमगादड़ है जो उड़ने वाले जीव है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। किस में आते हैं? तो ये मैमेलियन वर्ग में आता है, स्तनपायी वर्ग में। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी ये वर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे किस में शामिल किया गया है? मैमेलियन वर्ग में शामिल किया गया। वह समूह जिसमें प्रायः रात्रिचर होते हैं, यानी रात को, तो ये मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये सब क्या है? रात्रिचर है। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम को याद करना है। इसको देखेंगे। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। क्या है मानव का वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है पैंथेरा पार्डस। क्या है तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम? तो पैंथेरा पार्डस। और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस याद रखेंगे। शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो। क्या हो जाएगा शेर का वैज्ञानिक नाम? तो पैंथेरा लियो। और मटर का पायसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम? तो मटर का। बिल्ली का फेलिस कैटस, यानी फैमिली वाले लोग ही बिल्ली को पालते हैं तो इसको फैमिली से फेलिस कैटस और कैट से बिल्ली, ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं। मेढक का राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। और धान का वैज्ञानिक नाम तो ओराजा सेटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराजा सेटाइवा। सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम है तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीसर एरिएटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिएटिनम। आगे देखेंगे गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस। गाय का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? तो बॉस इंडिकस। आम का मैगीफेरा इंडिका। मैंगो से याद रखेंगे MANGO, मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता? ये संपन्न कहाँ होता है? तो ग्रेना और स्ट्रेमा के भाग में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग के रक्त किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। मोलस्का संघ में कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त पाया जाता है। तो ये नीले और हरे रंग का रक्त किसके उपस्थिति के कारण पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन के कारण
नीले या हरे रंग पाया जाता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो ये कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो किस प्रकार के जीव हैं ईस्ट और मशरूम? तो ये फफूंद के अंतर्गत आते हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? तो कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेलुलोज। कौन सा प्रमुख घटक है कपास के अंतर्गत पाया जाने वाला? तो सेलुलोज। और लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो लाइकेन निर्मित होते हैं कवक और शैवाल से। ये दोनों से मिलकर ही लाइकेन का निर्माण होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधों का जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्लोरोफिल के निर्माण में? तो यह है मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट है जो श्वसन करते हैं ट्रैकिया के द्वारा, जिसे हिंदी में वातक तंत्र भी बोला जाता है। अधिकांश कीट पक्षी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ट्रैकिया के द्वारा। कुनैन जो है वो आवृतबीजी पादप का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप के छाल से प्राप्त होता है। कुनैन, इसको इस तरह से याद करेंगे कि कुनैन कौन से पादप का उदाहरण है? तो ये आवृतबीजी पादप के अंतर्गत आता है कुनैन। और कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग होता है। कुनैन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। और कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। आगे देखें, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग के क्या कारण है? सेब क्यों लाल रंग होता है? तो सेब के अंतर्गत ये एंथोसाइनिन पाया जाता है, जिस कारण सेब का रंग होता है लाल। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो टमाटर के अंतर्गत अगर लाइकोपिन उपस्थिति है तो वो लाल रंग होता है। अगर लाइकोपिन उपस्थित नहीं रहेगा टमाटर के अंतर्गत अगर लाइकोपिन उपस्थित नहीं है तो वो किसी और कलर का भी हो सकता है। शहतूत का फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। क्या है वैज्ञानिक नाम शहतूत के फल के? तो सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियों किस अंग के समान है? तो सर्पों की विष ग्रंथि जो है वो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान है। उसका विष ग्रंथ और हम लोगों का लार ग्रंथ उसी के समान है। निफेंथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है निफेंथिस खासियाना नामक पौधा? तो मेघालय में। कौन सी पौधा? तो निफेंथिस खासियाना पौधा कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या बोलेंगे? चट्टानों पर उगने वाले पादप को बोलेंगे शैलोद्भिद। क्या बोलेंगे चट्टानों पर उगने वाले पादप को? तो शैलोद्भिद बोलेंगे। घटपर्णी है जो पिचर प्लांट, घटपर्णी ये क्या है? तो कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है घटपर्णी? तो एक कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण जो है फलक घरे में रूपांतरित हो जाता है। जब इसके ऊपर कोई कीट बैठता है, कीट पतंग कोई बैठे तो इसको जो बंद कर लिया जाता है। इसी कारण ये इसको बोलते हैं कीटभक्षी पादप। कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊँट है जो जल का संग्रह कहाँ कर लेता है? तो आंत में। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्किप्ड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन है? तो कोलोसल स्किप्ड। आगे देखेंगे, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? तो लीची के फलों को रखा गया एक बीजी बेरी के शाखा के अंतर्गत। हल्दी जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। हल्दी जमीन के अंदर होता है लेकिन वे जड़ नहीं है, वे एक प्रकार की क्या है? तना है। तथा उसको खाने वाला हिस्सा जिसको हम लोग खाते हैं, हल्दी के जिस हिस्सों को खाते हैं वो परकंद कहलाता है। वो क्या है? तो परकंद। और हल्दी क्या है? तो तना है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैप्सिसिन के कारण ही उसका रंग क्या होता है? तो लाल होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है?
कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव? तो व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का उत्पन्न करता है? वो तंतु का निर्माण अपने किस काल में करना स्टार्ट कर देता है? तो प्यूपा अवस्था से। किस अवस्था से? तो प्यूपा अवस्था में ही वो अपना वाणिज्यिक तंतु का उत्पन्न करने लगता है। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो समतापी, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका तापमान सदैव एक समान रहेगा। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? यह है मछली का। समुद्री घोड़ा क्या है? एक प्रकार का मछली है। और आगे है कि वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं। स्तनपायी है लेकिन वो अंडे देता है, बच्चे नहीं। तो एकेडीना। एकेडीना ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य के वानर गुणों से अलग करता है। बाकी सब तो वानर के समान ही है, लेकिन जानने की इच्छा प्रकट करना ये सब क्या है? गूढ़ चिंतन, मनन करना, चिंतन करना, ये सब मनुष्य की है जो विशेष गुण है। और यही विशेष गुण है जो वानर गुणों से हमें अलग करती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर मेल में हो जाएगा शुक्राणु और महिलाएं में हो जाएगा सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल, जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। कौन सा है? सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल। सील किस वर्ग की प्राणी है? तो सील जो है स्तनपायी वर्ग की प्राणी है। कौन से वर्ग की प्राणी है सील? तो स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क प्राप्त होता है क्वाइकर्स, क्वाइकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन भी होता आते हैं मैमेलियन वर्ग में ही, स्तनपायी वर्ग में। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है अफीम। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग को प्रयोग किया जाता है? किस भाग को, गन्ने को रोपने में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो उसके तना का प्रयोग किया जाता है। लहसुन के गंध का क्या कारण है? लहसुन से जो गंध आता है उसका कारण क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण लहसुन से गंध आती है? तो उसमें जो सल्फर यौगिक उपस्थिति है उसको एलिमन भी कहते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध आता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे मरुद्भिद। शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधे हैं उसको कहा जाता है मरुद्भिद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरोफाइट। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन वर्ग ना, जो जल में भी रह रहा है और स्थल में भी, उसे बोलेंगे एम्फीबियन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक किस के अंतर्गत आएगा? तो कुछ मेढक जल में भी रहते हैं और वही मेढक जमीन पे भी आ जाते हैं, तो ये उभयचर हो जाएंगे, एम्फीबियन हो जाएंगे। आगे देखेंगे अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसमें लिपटे रहेंगे। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये मकड़ी वंश। मकड़ी वंश में टिक और माइट ये दोनों मकड़ी वंश से ही संबंधित है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? किस एंजाइम के कारण जुगनू में जो चमक होती है? तो ल्यूसीफेरस, उसके अंतर्गत ल्यूसीफेरस पाई जाती है, जिसके कारण उसमें अगर लाइट बंद है तो चमक उसकी दिखाई देगी। सन हेम्पेरेसी किसको प्राप्त किए जाते हैं? तो ये फ्लोएम से। सन हेम्पेरेसी जो है वो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसकी प्रकाशन कब हुई? तो ये इसकी प्रकाशन वर्ष 1859 ईस्वी में किया गया था। इससे दो क्वेश्चन बन रहा है कि डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनका पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी वर्ष 1859 ईस्वी में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये जीवाश्मों से जो है, जैव विकास के पक्ष में जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण जो है, जो मतलब कि जो कौन से जीव का विकास पहले हुआ और कौन से धीरे धीरे बाद हुआ?
तो सैलामेंडोर जीव का विकास सबसे पहले हुआ था, उसके पहले अजगर, उसके बाद जो है अजगर का, उसके बाद कंगारू का। तो ये जीवों के विकास के संदर्भ में यही अनुक्रम सही है। पहले हो जाएगा सैलामेंडोर, उसके बाद अजगर, उसके बाद हो जाएगा कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो ये सरीसृप में जो है कंकाल है जो थोड़ा सा भी नहीं होता, पूर्णतः है जो अनुपस्थित होता है सरीसृप वर्ग के जीवों में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है कैसा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में कैसा परिसंचरण तंत्र? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा। स्तनपायी भ्रूण कहाँ से? अपरा, जिसको प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी बोला जाता है। ऐसे ज़्यादातर प्लेसेंटा ही याद रखिएगा, इसी को हिंदी में लिख के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद है जो प्लेसेंटा के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो ये वार्म ब्लडेड है, नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत है जो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, ये कौन सा पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है जो तेज गति से दौड़ने वाला, लेकिन ये उड़ नहीं सकता शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे हैलोफाइट्स। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो 21 अंग में पाया जाता है, आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिका ये परजीवी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आंत में पाए जाते हैं ये परजीवी। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है तो जाइलम उत्तक पर। लिग्निन जो पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो ये रहता है जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में जो डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए जीव का महत्व है, तो यह डायटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो ये डायटम जीव है जो अगर किसी को ये नहीं पता है कि इस व्यक्ति को मृत्यु कैसे हुई है, तो डायटम जीव है जो इसमें बहुत महत्व निभाएगा। वो पता लगा लेगा कि इसका मृत्यु डूबने से हुई है या किसी और चीज़ से हुई है। पपीते का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग कैरिकाज़ैंथिन की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण इसका पीला रंग होता है? तो कैरिकाज़ैंथिन की उपस्थिति के कारण जो है पपीते का पीला रंग होता है। पौधों के किस भाग से हल्दी? तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि हल्दी क्या है? तो हल्दी तना है, इसकी तना को ही हम लोग खाते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो आयोडीन का निर्माण किससे होता है? इसको भूरा शैवाल भी बोलते हैं और इसका नाम है लेमिनेरिया शैवाल। किससे आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया शैवाल से, और इसको भूरी शैवाल के नाम से भी जानते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं नाइट्रोजनी स्थिरीकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि अगर उसमें अधिक नमक डाला जाता है जिससे ये जीव द्रव है जो कुंचित होकर मर जाते हैं, इसी कारण जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं अचार में। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन। कौन सा खाद्य पदार्थ संचित होने वाला है? तो यह है ग्लाइकोजेन। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बुसिया फिश। तालाब और कुओं में अगर गैम्बुसिया फिश को छोड़ देने पर मच्छरों को नियंत्रित कर लिया जाता है। बिसोफेनॉल एक क्या है? तो यह है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का रसायन है।
मृदा का प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज की सहायता से ही पौधे उगाने की विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं जीवाणुओं से। किससे प्राप्त किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स? ये प्राप्त किए जाते हैं जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित है? तो इष्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम जो है उपस्थित होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों की एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुप्रभाविता का नियम। क्या कहा जाता है इसे? तो बहुप्रभाविता का नियम। एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे कहेंगे बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? किसकी छाल से प्राप्त होता है? इसे हम लोग पिछली बार आगे देखे हैं। बताइए किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है सिनकोना की छाल से प्राप्त। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? किस पौधे का मेंडल जो है प्रयोग किया था अपना हेरिडिटी के नियमों का पालन करने में? तो एक मटर के पौधों का मटर के पौधों का प्रयोग किए थे मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है? तो यह है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वह सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय रहती है? तो ये 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य पर अधिकांश एंजाइम इसी तापमान पे है जो सर्वाधिक सक्रिय होती है। सीप, घोंघा, स्किप्ड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि जो है मोलस्का के प्रमुख जीव है। ये सब मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। सीप हो गया, घोंघा हो गया, स्किप्ड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटल फिश है ना, ये सब जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं, जिनके ऊपर भी वो करा वाला त्वचा उपस्थित हो। आगे हम लोग का चैप्टर है कोशिका। देखेंगे जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? किसे ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? तो यह है क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? किसकी की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्लीहा में। प्लीहा में है जो लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? कौन से ऐसे जीव है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता? तो छिपकली में जो है सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अंडाशय में। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। आगे देखेंगे केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए उपस्थित होता है। और इसके अलावा डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो केंद्रक में ही मुख्यतः रूप से डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन कुछ मात्रा में है जो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो जन्म के पश्चात तंत्रिका ऊतक ऐसे बोला जाता है ना कि मस्तिष्क में हमारे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए मस्तिष्क में जो है चोट नहीं लगना चाहिए। तो जन्म के बाद मस्तिष्क में हमारी कोशिका का विभाजन ही नहीं हो पाता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है?
तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, ये सब है जो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि करना। क्या अर्थ होता है हाइपरप्लासिया का? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया का अर्थ है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था जोहानसन ने। किसने प्रतिपादित किया था जीन शब्द सर्वप्रथम? तो जोहानसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की है? तो ये खोज की है टेमिन और बाल्टीमोर ने, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई को के प्रभाव को छुपा रहा है तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा क्या? प्रभाविता कहा जाएगा इस प्रक्रिया को। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता? तो ये बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर जो है अंश जीव द्रव्य ये बना होता है। कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो यह है कैल्शियम। कैल्शियम जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है सबसे छोटी जीवित कोशिका? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जीव द्रव्य को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है? तो वनस्पति हरित लवक है जो केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो ये है कैरोलस लिनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है। किस तत्व के केशाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। पोटेशियम को एकत्रित होने से जो है रंध्र खुल जाते हैं। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? तो ये गोल्जी काय। गोल्जी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है रॉबर्टसन ने। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना होती है पारागम्य। आगे देखेंगे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका ये कौन है? तो शुतुरमुर्ग कांडा। बड़ी कोशिका विश्व की तो शुतुरमुर्ग कांडा, और छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा ना। इसको इतना ही याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा बस। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो ये सेरिबेलम में जो ग्रैन्यूल सेल मौजूद है ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और मेल में तो स्पर्म हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, केवल स्त्रियों में है ना। अंडाणु तो केवल स्त्रियों में ही पाया जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तो यह न्यूरॉन। लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? तो न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, और महिलाओं में क्या हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका? तो सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क में मौजूद है। सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? तो यह है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? कार्लेपोटैक्सीफोलिया। एक बार इसे फिर से बताएंगे आप लोग कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग कांडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो सेरिबेलम की ग्रैन्युलर सेल। ये ओनली फॉर फीमेल। और मेल में हो जाएगा शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्त्री में हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा न्यूरॉन। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका हो जाएगा कार्लेपोटैक्सीफोलिया।
आगे देखेंगे पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये होती है ओविडक्ट, अंडवाहिनी में। सब अंडवाहिनी में जो है संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स आज भर के लिए इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसके अगला पार्ट भी आएगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसका अगला पार्ट भी लाएंगे हम लोग।